Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, दैट वुड बी अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, चलिए. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. लेट्स से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, कहाँ पे सबमिट हुआ था, सब कुछ. तो लेट अस स्टार्ट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो होता क्या है पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले वो देखते हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन कैसा होता है, विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द चांसेस ऑफ फ्यूचर जनरेशन, राइट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट in which there is no let's say no damage to development, in which there is no let's say damage to environment,
and in which needs of both present and future generation is guaranteed. So development in which there is no damage to environment and in which needs of both present and future generation is guaranteed is called sustainable development. ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत तो ये तो चलेगा ही चलेगा, मतलब लाइक थोड़ा बहुत नुकसान तो होने ही वाला है लेट्स से एनवायरनमेंट का, बट वी आर ट्राइंग टू लेट्स से अचीव लेट्स से ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर डैमेज कम से कम हो. इशू तो होने ही वाला है बट उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से पोल्यूशन थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा अगर आप डेवलपमेंट करा रहे हो तो, बट यू हैव टू लेट्स से मैनेज समहाउ कि आपको कम से कम पोल्यूशन रखना है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब बात करते हैं रियो दी जेनेरो सपोज लेट्स से अर्थ समिट के बारे में. ठीक है, रियो दी जेनेरो अर्थ समिट. तो चलिए देखते हैं कि ये मीटिंग क्या 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 इंपॉर्टेंस है. कब हुआ था ये? हेल्ड इन जुलाई 1992. उसके बाद बहुत सारे 100 ऑफ स्टेट्स आए थे इन रियो दी जेनेरो, दैट इज़ इन ब्राज़ील. ठीक है, रियो दी जेनेरो कहाँ है? हेल्ड इन लेट्स से जुलाई 1992 एट कहाँ पर? रियो दी जेनेरो. और ये कहाँ पर पड़ता है? लेट्स से वेयर दिस प्लेस एग्जिस्ट. तो ये ब्राज़ील में है. ठीक है, ब्राज़ील कंट्री के अंदर है आपका रियो दी जेनेरो. अब बात करते हैं लेट्स से लाइक वाज इट द फर्स्ट मीटिंग? यस, इट वाज द फर्स्ट अर्थ समिट, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and economic development at the global level. Okay, so क्या address करना था? Which issues to be discussed? Issues to be discussed were during this time environmental protection and socio-economic development at the global level. Okay, so environmental level, environmental protection, and second चीज़ क्या डिस्कस करने आए थे वो? सोशो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Socio-economic development. So both the things were supposed to be discussed at this particular summit. अब बात करते हैं लेट्स से जब ये असेंबली हुई, all the leaders were assembled, they signed the declaration on global climate change and biological diversity. So the Rio Convention endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो उन्होंने क्या साइन किया? What did they sign? See, leaders यहाँ पर ओके, तो कौन कौन था यहाँ पे? कितने लीडर्स थे? लाइक मोर देन 100, लेट्स से मोर देन 100 लीडर्स थे. एंड लीडर्स क्या साइन किया उन्होंने? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल चेंज, ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज and suppose let us say biological diversity. तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर थी. as you can see मतलब like you know they were having leader sign. उन्होंने क्या क्या साइन किया? the declaration on global climate change and biological diversity. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने साइन की तब के लेट्स से टाइम पे. एंड रियो कन्वेंशन में बेसिकली उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? They endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21. Okay, endorsed. उन्होंने दो चीज़ें लेट्स से स्टार्ट की. स्टार्टिंग ऑफ व्हाट? पहला ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. एंड सेकंड चीज़ उन्होंने शुरुआत की वो थी अडॉप्टेड Agenda 21. और वो नाम क्यों दिया गया 21 बाय द वे? सो दैट दे कुड अचीव द लेट्स से थिंग्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी. सो अडॉप्टेड Agenda 21 फॉर व्हाट? फॉर
to achieve sustainable development in 21st century, to achieve goals in 21st century, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया, एजेंडा 21। चलिए अब बात करते हैं एजेंडा 21 की। ओके, तो एजेंडा 21 के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहला है, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन साइंड इन 1992, ठीक है, और कहाँ पर, एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, on environment and development. So basically it has been, it's a declaration of 1992 का, कि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सपोज लेटर से वक्त साइन हुआ था। नो विच टुक प्लेस एट रियो द जेनेरो, ब्राज़ील, ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये, एट रियो द जेनेरो, suppose let us say, and that to Brazil. Okay, so once that was done, achieved, it aims at achieving global sustainable development. It's an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation, common interest, mutual needs and shared responsibilities. Okay, काफ़ी कुछ aims है। तो aim क्या क्या है, aim, अगर हम लोग एम की बात करें, मतलब फॉर एजेंडा 21, व्हाट्स द एम, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है इसके अंडर। एंड इज देयर एनीथिंग एल्स, मतलब क्या करने वाले हैं, मतलब क्या सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व, इन चीज़ों को सॉल्व करना है। कौन सा, लेट्स से एनवायरमेंटल damage. The second thing they want to, suppose let's say that should be solved is poverty को भी सॉल्व करना चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर एजेंडा 21 में। देन diseases also through let's say global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. ओके, तो म्यूचुअल नीड्स हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ ये कैसे लेट्स से कैसे सॉल्व करने वाले हैं, वे टू सॉल्व। ओके, इसका वे बहुत लेट्स से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं ऑन कॉमन इंटरेस्ट। देन सेकेंड थिंग म्यूचुअल नीड्स के ऊपर, एंड द लास्ट थिंग इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो ये सब कुछ बेसिस की वजह से आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। एंड वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ओके, मेजर ऑब्जेक्टिव अंडर लेट्स से एजेंडा 21, एवरी लोकल गवर्नमेंट, जो भी आपके लोकल लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, खुद का एक एजेंडा 21 उन्होंने तैयार कर लेना चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग सपोज एजेंडा 21 के बारे में यही पॉइंट्स हैं, बाकी कुछ नहीं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी कॉमन है एक हद तक, हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखो, रिसोर्स प्लानिंग में कैसा है ना, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए अगर आपको प्रॉपर यूज़ करना है रिसोर्सेज का, करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहला हमारा जो टाइटल होगा दैट वुड बी रिसोर्स प्लानिंग। चलिए रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं। तो प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, नेसेसरी फॉर जुडिशियस यूज या फिर प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज।
necessary for judicious use of resources. Judicious का मतलब क्या होता है? proper use of resources. Important for India. हमारे लिए important क्यों है? मतलब लाइक रिसोर्स प्लानिंग ठीक है ना, करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक तो कैसा है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, ठीक है, enormous diversity and suppose let's say the reason that why we require is which has enormous diversity in the availability of resources. It's because of enormous diversity in the availability of resources. Diversity in the availability of resources. Okay, so that's why. There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some of the other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. Okay. Some regions have let's say a lot of resources and some do not. मतलब कुछ जनों के पास अच्छे खासे रिसोर्सेस हैं, इतने ज़्यादा हैं कि इट्स मोर देन रिक्वायर्ड, एंड कुछ रीजन्स के पास इंडिया के अंदर ऐसे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ही कम है. अब एग्जांपल देख लो. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इसकी बात करें, सपोज लेट्स से झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तो इनके पास मिनरल एंड कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश अगर बात कर रहे हैं तो उनके पास क्या ज़्यादा है? रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स. रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है इनके पास. अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है? अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं, सो दे हैव अबंडेंस ऑफ वाटर बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, अबंडेंस ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं है. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर बात करते हैं सपोज राजस्थान की. अब राजस्थान के पास क्या है? राजस्थान इज वेरी वेल एंडाउड लेट्स से विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज. ओके, सो लेट्स से एंडाउड मतलब ब्लेस्ड विद, एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, लेकिन क्या नहीं है? वाटर रिसोर्सेज नहीं है. लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, पानी की कमी है. ओके, फिर बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स. ओके, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. ओके, तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में क्या इशू है? आइसोलेटेड है कंट्री से, ठीक है, बट इट हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. ओके, लेकिन किस किस चीज़ का प्रॉब्लम है? लैक ऑफ वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ये भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है. Okay, so lack of water, infrastructure and minerals creates a problem there. So this calls for balanced resource planning at the national, state and regional and local levels. तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है between suppose if you are really talking about the resources what we have in India. काफ़ी फैले हुए हैं, मतलब कुछ स्टेट्स के पास कुछ ज़्यादा है, कुछ स्टेट के पास बिल्कुल नहीं है. So obviously we require resource planning. अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देखते हैं, how it is achieved, कैसी रहती है, क्या रहती है. So let us talk about that. Resource planning in India. Resource planning in India कैसी रहती है? Let us see about that. सबसे पहला, resource planning is a complex process. Obviously complex process है. Identification and inventory of resources. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. Evolving a planning strategy endowed with appropriate technology, skill and institutional setup. For implementation of resource development plans, matching the resource development plans with overall national developmental plans. Okay, ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग.
ओके, तो क्या क्या है? सबसे पहला क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। मतलब आप आइडेंटिफाई करो आपके इसमें लिस्ट कौन से है एंड उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस इन द कंट्री। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे? वी विल हैव लेट्स से विथ सर्वे के थ्रू, मैप के थ्रू एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है दैट वुड बी अबाउट इवॉल्विंग प्लान स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, दैट इज द सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या है आपका? आइडेंटिफाई करो रिसोर्सेज को, लिस्ट बनाओ। सेकंड इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके पास टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। ओके, विथ अप्रोप्रिएट technology institution and suppose let's say the skill, correct? So with appropriate technology, skill and institution, and last step जो है रिसोर्स प्लानिंग में वो ये है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान, विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। उसके सिवा नहीं चलेगा। सो दिस हैज़ टू बी डन, फाइन। ओके, तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तो पक्का चाहिए। अब बात करते हैं, इंडिया हैज़ मेड कॉन्सेंट्रेटेड लेट्स से concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. Okay, तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या यूज़ किया है इंडिया ने पहले से आफ्टर इंडिपेंडेंस? 5-year प्लान्स। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ 5-year प्लान, विद द हेल्प ऑफ 5-year प्लान। 5 साल के पंचवार्षिक योजना के टाइप से हमने क्या बनाया है? हमारा रिसोर्स प्लानिंग हमने पहले से आफ्टर इंडिपेंडेंस यही हमने शुरुआत की है, विद द हेल्प ऑफ 5-year प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ corresponding changes in technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources but are included in the economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resource but have economically developed. तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। resource rich region can be economically backward, and resource poor region can be economically advanced. दोनों हो सकता है। मतलब अगर आपका रिच है रीजन, बहुत ही उधर रिसोर्सेज बहुत है, तो कंपलसरी नहीं है कि वो बहुत ही डेवलप्ड होगा। हो सकता है कि वो एकदम पुअरली डेवलप्ड हो। दिस कैन ऑल्सो हैपन इन दीज केसेस, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो आपको उतना ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सपोज दैट इज इकोनॉमिकली ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स की जो पुअर भी हो सकता है। The history of colonization, let's say, reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the existing, let's say, colonial countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. So therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general, the resource development in particular does not involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resources and historical experiences of the people. ओके, तो हमारे पास पहले से रिसोर्सेज थे, राइट, लेकिन जो ब्रिटिश लोग आए या फिर हमारे पास जो कॉलोनीज बनी, तो वाई उनको इतना फ़ायदा क्यों हुआ हमारे कंपैरिजन में? क्योंकि उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी थी, अप्रोप्रिएट स्किल्स थे, अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस थी, उसकी वजह से हुआ।
सो द मेन रीज़न लेट्स से जो उनका ये था कि रिच रिसोर्सेज जो कॉलोनीज़ के हैं वो मेन अट्रैक्शन क्यों थे, बिकॉज प्राइमरीली उनके पास क्या था, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज. ओके, तो ये चीज़ आपके इसमें होनी चाहिए एक्स्ट्रा पॉइंट कि let's say why these foreign invaders were able to, let's say, use these resources very properly. Reason behind foreign invaders like British able to use resources properly due to टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ड्यू टू देयर टेक्नोलॉजी, उनके टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशंस. ओके, करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन एंड स्किल्स ऑफ द पीपल, ये रीज़न थे आपके लेट्स से इसके पीछे रिगार्डिंग हाउ दे वर एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज मोर एज़ कम्पेयर टू इंडिया. क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास भी थे, उनके पास सपोज लेटर से जो रिसोर्सेज हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर क्यों इस्तेमाल कर पा रहे थे, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन एंड स्किल्स अच्छे थे लोगों के, और हमारा वैसा नहीं था, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं थे. बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्टेड. अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. Resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these resources, let's say problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about the resource conservation in these words: "There is enough for everybody's need and not for everybody's greed." ओके, तो इतना हम लोग समझ के लेते हैं. देखो उन्होंने किस चीज़ की बात की, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो सबसे पहला पॉइंट था वो था कि रिसोर्स कंजर्वेशन तो होना ही चाहिए, राइट. तो उसकी वजह से काफ़ी सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रहे हैं, राइट. सो इर्रेशनल यूज एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसकी वजह से कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. अब इसके लिए हमारे पास हिस्टोरिकली बहुत सारे लीडर्स थे कि जो इन्होंने इसके ऊपर बात की है. वन ऑफ देम वाज गांधी जी ऑब्वियसली. सो इर्रेशनल यूज एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मे लीड टू व्हाट, may lead to socio economic and environmental problems. तो ओवर यूटिलाइजेशन आपका काफ़ी सपोज से प्रॉब्लम्स को लीड कर सकता है टू सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. एंड टू ओवरकम हमको क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इंपॉर्टेंट. सोल्यूशन क्या है इसके लिए? सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल. सपोज लेट से आपके पास रिसोर्स कंजर्वेशन होना चाहिए, एट वेरियस लेवल्स पे आपका कंजर्वेशन होना चाहिए. दैट इज़ द वेरी मच नीड. नेक्स्ट थिंग, दिस हैज़ बिन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट. ये आपका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ रहा है कि इसके बारे में बहुत सारे लीडर्स ने बोला है. लीडर्स लाइक गांधी जी हैव टॉक्ड अबाउट किसके बारे में? कंजर्वेशन के बारे में. तो उनका स्टेटमेंट एक आपको पता होना चाहिए. गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट बोला था कि देर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज लेट्स से नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड. तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट लेट्स से इन टर्म्स ऑफ इट्स. उससे ही आपको पता चलता है कि भाई उन्होंने क्या बोला, देर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, सबके ज़रूरतों के लिए है, लेकिन आपके जो ग्रीड है आपकी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए, उसके लिए अर्थ के पास कुछ नहीं है. सो ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर एज अ रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल. सो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट बाय द प्रोडक्शन बाय मासेस. ओके, तो गांधी जी का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? गांधी जी's suppose let's say reason for resource depletion at global level. Gandhi जी's reason
ठीक है, गांधी जी Gandhiji's reason for, suppose let us say, depletion at global level, resource depletion at global level. ओके क्या रीज़न है उसका, सपोज लेट से गांधी जी का अबाउट रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल. तो गांधी जी ने ऐसा बोला था कि भाई वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो इट इज हैपनिंग ड्यू टू 2 रीजंस. फर्स्ट इज व्हाट, ग्रीडी एंड सेल्फिश, इसकी वजह से, इंडिविजुअल्स की वजह से. एंड द सेकेंड थिंग इट वॉज हैपनिंग वॉज बिकॉज ऑफ exploitative nature of modern technology. Gandhiji's reason for resource depletion at global level was due to greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology. And गांधी जी ने क्या सजेस्ट किया था, गांधी जी सजेस्टेड फॉर मास प्रोडक्शन and suppose let us say he was against mass production. Gandhiji suggested let's say गांधी जी was against, किसके अगेंस्ट में थे, mass production and wanted production by the masses. Gandhi ji was against the mass production and wanted production by the masses. Okay. So that's the one. So let's say the one point which is very important. अब बात करते हैं सपोज लेट अस से सम मोर अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो कहाँ से शुरुआत हुई एंड ऑल दोस थिंग्स. सो हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हिस्ट्री देखते हैं कि कैसी कैसी है, क्या क्या है, ऑल दोस थिंग्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि क्लब ऑफ रोम ने एडवोकेट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम. तो हिस्ट्री ऑफ आप ऐसा बोल सकते हो रिसोर्स कंजर्वेशन. तो हु एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे, एट इंटरनेशनल लेवल फर्स्ट टाइम किसने किया, क्लब ऑफ रोम ने. इंटरनेशनल लेवल क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले बात की रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में. फर्स्ट एट इंटरनेशनल लेवल क्लब ऑफ रोम ने शुरुआत की. ठीक है, उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968 की बात है उनकी. उसके बाद सेकेंड वॉज इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शुमाकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल. तो 1974 में किसने बुक लिखी, शुमाकर ने. लेट्स से बुक का नाम क्या था, इन हिज बुक टाइटल्ड स्मॉल इज ब्यूटिफुल. स्मॉल इज ब्यूटिफुल. स्मॉल इज ब्यूटिफुल के अंदर हाईलाइटेड गांधीयन फिलोसफी. गांधीयन फिलोसफी को हाईलाइट किया कि भाई रिसोर्स कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सेमिनल वर्क ऑफ द कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन वाज डन बाय लेट्स से द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट. ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. 1987 की बात है कि सेमिनल वर्क, सेमिनल लेट्स से वर्क मतलब इम्पॉर्टेंट वर्क, सेमिनल वर्क इन रिसोर्स कंजर्वेशन किसने किया, लेट्स से बाय ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट. ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने किया. And this report introduced the concept of sustainable development and advocated as means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. ठीक है, इसने क्या दिया, introduced concept of sustainable development. Introduced concept of sustainable development. Okay. तो ये इसी की वजह से मतलब लाइक यू नो ये पूरी आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बुक में छापी गई इसके बाद. ओके, सो दैट वाज आवर कॉमन फ्यूचर. तो ये इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिंटेड इन बुक, लेटर
टाइटल, उसका बुक का टाइटल क्या दिया गया? आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर इस बुक में दिया गया. एंड अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992. ओके, तो 1992 में रिसोर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन done at Earth Summit at Rio de Janeiro, राइट. रियो दी जेनेरो के अंदर जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी काफ़ी बातचीत हुई फॉर रिगार्डिंग सपोज रिसोर्स कंजर्वेशन. तो सबसे पहला क्लब ऑफ रोम, देन इट वाज शुमाकर्स बुक विच हाईलाइटेड गांधीन फिलोसॉफी दैट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल की बुक में. फिर सेमिनल वर्क आया रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर इन द ब्लंटर एंड रिपोर्ट, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और एक बुक छापी उसी के रिलेटेड जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर. एंड 1992 में रिसोर्स कंजर्वेशन के अगेंस्ट लेट्स से रिलेटेड और एक कंट्रीब्यूशन दिया गया एट द अर्थ समिट विच वाज एट रियो डी जेनेरो ब्राजील, दैट इज अर्थ समिट. चलिए अब एक काम करते हैं, अभी कुछ एक क्विज देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है. चलिए क्विज देख लेते हैं. चलिए क्विज शुरू करते हैं. तो आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है. चलिए, सो पहला क्वेश्चन है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज. आप उसको क्या बोल के टर्म कर सकते हैं? तो आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चलिए बताइए. सो एवरीथिंग अवेलेबल इन अ एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, तो हम लोग उसको सपोज लेटर से क्या बोल सकते हैं? कैन बी टर्म्ड एज. आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का आंसर होगा लेट्स से रिसोर्सेस, the thing which is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, everything available in our environment, definitely it is resource. वो resource होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Who interacts with physical environment, technology and institutions for economic development? So animals, resources, humans या फिर development. आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. चलिए जल्दी बताइए. चलिए फास्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर. आपको खाली इतना बताना है कि सपोज इस वाले केस में व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आंसर, मतलब लाइक हु इज़ द वन की जो तीनों के साथ इंटरेक्ट करता है. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us see the answer for this question. Who interacts with physical environment, technology and institution for economic development? तो इसमें से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? That would be obviously humans. Humans interact करते हैं with physical environment, then with the technology and institution for economic development. Resources are free gifts of nature. Is it true or is it false? ये true है कि false है?
आपके पास 1 मिनट रहेगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? क्या लगता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है? थोड़ा सोच समझ के बताइए। चलिए, बी फास्ट एंड थोड़ा जल्दी बताइए आंसर इस क्वेश्चन का कि क्या हो सकता है। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स कि गिफ्ट्स रहते हैं बोल के वो? क्या वो सच में गिफ्ट रहता है? चलिए, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बहुत ही फॉल्स आंसर है ये, दिस इज फॉल्स। रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, वी नीड टू कंजर्व देम। आपको कंजर्व करना ज़रूरी है, नहीं तो खत्म हो जाएंगे रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड होते हैं। सो आंसर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑन लेट्स से बायोटिक रिसोर्सेज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट? तो बायोटिक रिसोर्सेज जो एक क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। चलिए ट्राई कीजिए। फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है टू आंसर दिस क्वेश्चन कि बायोटिक रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट? किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं? ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऑल यू टू डू इज गिव द आंसर फॉर दिस। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्सेज किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड रहता है? तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? लिविंग रिसोर्सेज, दोज आर बेसिकली व्हाट? लिविंग रिसोर्सेज हैं बायोटिक वंस, फाइन। सो दोज आर लिविंग रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। आपको ये बताना है कि सपोज लेट से 1 मिनट के अंदर कि अबायोटिक रिसोर्सेस ये किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है? अबायोटिक। देखिए भाई, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अबायोटिक रिसोर्स किसके अंडर आ जाता है? अबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग रहता है। दिस इज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है। अगर ये नॉन लिविंग है सपोज,
देन ये किसके नीचे आ जाएगा, अंडर द ओरिजिन, ओरिजिन के अंडर आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आइडेंटिफाई रॉक्स, रॉक्स किसके अंडर डालोगे, बायोटिक रिसोर्सेस, अबायोटिक, बोथ ए एंड बी, नन। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपके पास। बायोटिक रिसोर्सेस किस चीज में डालेंगे हम लोग, बायोटिक रिसोर्सेस हम लोग किस में डालेंगे, चलिए ट्राई कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रॉक्स इसमें डालेंगे। देखो रॉक्स कम्स अंडर नॉन लिविंग थिंग्स, तो बायोटिक में लिविंग आता है, अबायोटिक में नॉन लिविंग आता है, तो अबायोटिक में डाल देंगे रॉक्स को, अबायोटिक। चलिए लाइफ स्टॉक को देख लेते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, बोथ या फिर नन में आएगा। आपके पास 1 मिनट रहेगा टू आइडेंटिफाई कि ये किसके अंडर आ जाता है। लाइफ स्टॉक कम्स अंडर व्हाट, चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइफ स्टॉक बताना है, लाइफ स्टॉक बायोटिक है कि अबायोटिक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। सो लाइफ स्टॉक क्या होता है, लाइफ स्टॉक एक लिविंग थिंग है, राइट, इट्स लिविंग। अगर लिविंग है तो किसके अंडर आ जाएगा, इफ इट इज लिविंग रिसोर्स देन ऑब्वियसली इट विल कम अंडर बायोटिक रिसोर्सेस, बायोटिक रिसोर्सेस के अंडर आ जाएगा अगर लिविंग है तो। चलिए मेटल्स के बारे में बताइए, आइडेंटिफाई मेटल्स, बायोटिक, अबायोटिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। मेटल्स किसके अंडर आ जाएगा, बायोटिक, अबायोटिक, बोथ, नन। ट्राई कीजिए एक बार और फिर बताइए। एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो आई विल टेल डेफिनेटली द आंसर, लेकिन मेटल्स किसके अंडर आ जाता है खाली इतना बता दीजिए। मेटल्स, मेटल्स। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। सो मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है आपको, वेरी सिंपल। तो मेटल्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो बायोटिक है, बायोटिक है, राइट, लेकिन मेटल्स किसके अंडर आ जाता है, मेटल्स इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो अबायोटिक में आएगा। ठीक है, नॉन लिविंग है ना, तो किस में आ जाएगा, अबायोटिक में। चलिए फ्लोरा एंड फाउना के बारे में बताइए, फ्लोरा एंड फाउना कम्स अंडर व्हाट, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक, बोथ या फिर नन। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए।
ट्राई कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। सो फ्लोरा एंड फाउना को आपको बताना है। फ्लोरा एंड फाउना किसके अंदर आ जाता है? फ्लोरा एंड फाउना इज अ लिविंग, कम्स अंडर लिविंग थिंग्स, तो बायोटिक में आएगा फिर, राइट। लिविंग थिंग्स किसके अंदर आ जाते हैं? बायोटिक, तो फ्लोरा एंड फाउना वुड कम अंडर बायोटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट? किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई होते हैं? पहला है रिन्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से आपको एक बताना है। आपके पास 1 मिनट रहेगा टू आंसर द क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी बताइए, क्या लगता है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल मतलब क्या? आप उसको वापस रिचार्ज कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, तो वो वाला किसके अंदर आ जाता है? एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर, तो दैट वुड बी बी, बी रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है? सो इज इट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट? चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करने का। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, जल्दी ट्राई कीजिए। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताना है आपको, ज़्यादा नहीं है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट? किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाते हैं? ऑब्वियसली इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं, तो दैट वुड बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। चलिए सोलर एनर्जी को बताइए, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू व्हाट? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बोथ, या फिर नन? चलिए ट्राई कीजिए।
चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। आइडेंटिफाई सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किस में आ जाएगा? उसको रिन्यू कर सकते हैं ना हम लोग, रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिन्यू अगर रिचार्ज अगर कर सकते हो आप, तो वो किसके अंडर आ जाता है? सोलर एनर्जी, मतलब वुड बी कमिंग अंडर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई फॉसिल फ्यूल्स। आपको फॉसिल फ्यूल्स बताना है किसके अंडर आ जाता है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बोथ ए एंड बी, नन। ओके, ट्राई कीजिए। All you have to do is identify, suppose that is fossil fuel किसके अंडर आ जाता है? चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन इज वेदर इट इज़ फॉसिल फ्यूल को आइडेंटिफाई कीजिए। फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, हम लोग उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। इट टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर्स टू लेट्स से उसका प्रिपरेशन, उसका तैयार होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इट विल कम अंडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। ओके देन, चलिए आज का क्विज फिर यहीं पर ख़त्म करेंगे हम लोग। थैंक यू। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है? सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है? पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000, ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000, ठीक है। तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है इट इज 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहाँ पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट
मिल जाएगा। AS लाइफ 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हमारी तरफ से, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज़ 1 करोड़ तक के रखे हुए हैं। संडे को ये टेस्ट होती है, आप संडे को दे सकते हैं, तो आने वाले कोई भी संडे को आप ये एग्ज़ाम दे दे, कॉम्बैट एग्ज़ाम। अब इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। आने वाली एग्ज़ाम 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे एंड फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी एंड विन स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ 1 करोड़। तो आने वाले 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, ज़रूर दें। इट इज़ फॉर 9th and 10th बोथ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज़ कर सकते हैं। एंड और एक चीज़, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूज़र नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS लाइफ 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS लाइफ 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS लाइफ 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, कुछ नए ऑफ़र चल रहे हैं। 16 अगस्त का जो ऑफ़र है 16 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा ये। तो एक मेगा ऑफ़र चल रहा है जिसके अंदर आपको 12, 15, 18, 24, 36, 48 एंड 60, 72, 84 इतने मंथ्स का, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं 12 एंड अबव, तो आपको एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे CBSE के। दैट वुड बी फॉर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी वैसा ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी से अप्लाई करें फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये रेज अ हैंड एक फीचर नया आया है। तो इसके अंदर आप कैसे हैं, नाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव 1-on-1 डिस्कशन विद योर फेवरेट टीचर इन लाइव क्लास। एकदम आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं 1-on-1 डिस्कशन में, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप डाउट्स हैं, वो क्लियर करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन क्विजेज, वाइवाज एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस। तो रेज अ हैंड फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो मेरा कोड है दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ AS लाइव 10। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th स्टैंडर्ड एज वेल।